नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन एजुकेशन सेंटर में। आज अध्ययन एजुकेशन सेंटर में हम जिस विषय को लेकर के आए हैं, हमारा विषय है पॉलिटिकल साइंस का बीपीएससी 133 बीपीएससी 133 तुलनात्मक शासन और राजनीति। तुलनात्मक शासन और राजनीति में जो हम पहला क्वेश्चन लेकर के आए हैं, पहला चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार की हम चर्चा करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा बीपीएससी 133 बीपीएससी 133 जो हमारी बुक है तुलनात्मक शासन और राजनीति यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, बीपीएससी 133 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट की जो हमारी बुक चलती है सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में, तो उसमें एक पहला ही चैप्टर होगा। पहला ही चैप्टर में से हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। तुलनात्मक राजनीति अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में व्याख्या कीजिए, अथवा दूसरा मैं कह सकता हूं इसका जो क्वेश्चन रहता है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन में अंतर बताइए। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तुलनात्मक राजनीति अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में बताइए, या पूछा जाता है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन में क्या अंतर है या क्या बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। पहले हम लिखने से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें हम देखते हैं कि थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति कहाँ से आ गई। तो तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं। तुलनात्मक राजनीति देखो, अगर हम बात करें तो जब से पॉलिटिकल साइंस में विषय के रूप में कहें कि जब पॉलिटिकल साइंस का शुरुआत हुई, पॉलिटिकल साइंस राजनीति की, तो कहीं ना कहीं हमें तुलना देखने को मिली है। यानी कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज़ में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, और पॉलिटिकल साइंस में जब हम तुलनात्मक राजनीति को देखते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है किसी एक देश की शासन पद्धति का, यानी किसी एक देश के संविधान का हम दूसरे देश के संविधान से कहीं की तुलना करते हैं और उनके अंतरों को देखते हैं। यानी कहीं कहीं जब हम राजनीतिक व्यवस्था को जो भी राजनीतिक व्यवस्था है उनमें क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यानी कहीं कहीं जब हम कंपैरिजन करते हैं एक देश की शासन व्यवस्था का, जब हम दूसरे देश की शासन व्यवस्था से कहीं न कहीं उससे तुलना करते हैं, तब हम तुलना करने के लिए एक पद्धति का यूज करते हैं, यानी तुलनात्मक उसे कहा। यानी एक देश की शासन व्यवस्था का दूसरे देश की शासन व्यवस्था से तुलना करने के तरीके या पद्धति को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। यानी विभिन्न देशों में जो शासन व्यवस्थाएं व्याप्त हैं या जो विभिन्न प्रकार के देश हैं, कहीं कहीं हमें देखने मिलता है कि विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था की आपस में तुलना करना होता है। देखो, जब हम विभिन्न देशों की, मान लीजिए कि हम एक किसी देश को ले रहे हैं, यानी किसी एक देश की हम राजनीतिक व्यवस्था का तुलना करें या किसी एक देश की राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करने की प्रक्रिया को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। कहने का मेरा मतलब यही है कि जब हम किसी एक देश की शासन व्यवस्था का, किसी एक देश का संविधान का, किसी एक देश की न्यायपालिका का, कार्यपालिका का, विधान पालिका का अध्ययन हम किसी दूसरे देश के बारे में, यानी कहीं कहीं जब हम अलग अलग देशों के बारे में जब हम राजनीतिक अध्ययन करते हैं, यानी कहीं कहीं एक देश का हम जब दूसरे देश से कंपैरिजन करते हैं, एक देश की शासन व्यवस्था का दूसरे देश की शासन व्यवस्था से तुलना की जाती है, या हम बात करें कि किसी एक देश की वहाँ की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका का अध्ययन हम किसी दूसरे देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका के रूप में जिस प्रकार हम कहीं कहीं अध्ययन करते हैं। यानी कहीं कहीं तुलनात्मक राजनीति की अगर मैं बोलूँ, किसी राजनीतिक व्यवस्था का, ध्यान से सुनिएगा, किसी राजनीतिक व्यवस्था का किसी अन्य राजनीतिक व्यवस्थाएं से, यानी किसी एक देश की राजनीतिक व्यवस्था का किसी अन्य या दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था से तुलना करने के तरीकों को या तुलना करने की पद्धति को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। और मोस्टली हमें यह देखने को मिलता है कि जब भी तुलनात्मक राजनीति की जाती है तो कहीं न कहीं हम क्या करते हैं, किसी एक देश की शासन व्यवस्था का दूसरे देश की शासन व्यवस्था या अन्य देशों की शासन व्यवस्था के साथ उसमें कहीं न कहीं हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और कहीं न कहीं हमारे इसमें तुलनात्मक, इसी को क्या बोला जाता है, तुलनात्मक राजनीति। ठीक है, इसी को हम तुलनात्मक राजनीति। अब देखेंगे कि जब हम तुलना करते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो हम कंपैरिजन किन चीज़ों का करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे हम किन्हीं दो देशों के बीच में हम तुलना कर रहे हैं तो अध्ययन कैसे करते हैं, जैसे राज्य के कार्य क्या हैं, राज्य का कार्य क्या है, राज्यों के संगठन कैसे हैं, राज्यों की नीतियाँ कैसे हैं,
उनके अंतर्गत संस्थाएं कैसे हैं, या राजनीतिक दलों कैसे हैं, दबाव समूह कैसे हैं। यानी कहीं न कहीं हम राजनीतिक व्यवस्था का, पूरी राजनीतिक व्यवस्था का, हम किसी एक देश की राजनीतिक व्यवस्था का किसी अन्य देश की राजनीतिक व्यवस्था से कहीं न कहीं हम क्या करते हैं, उसमें तुलना करते हैं। और इसमें कहीं न कहीं हमारी जो पद्धति होती है, हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यानी एक देश की शासन व्यवस्था, जैसे एक देश के राज्य के कार्य क्या हैं, राज्यों का संगठन क्या है, या राज्यों की नीतियाँ क्या हैं, उसके अंतर्गत संस्थाएं कौन से हैं, समूह कौन से हैं, राजनीतिक दल कौन से हैं, कहीं न कहीं इन चीज़ों का कहीं न कहीं अध्ययन किया जाता है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, किसी एक देश की शासन व्यवस्था का, किसी एक देश की शासन व्यवस्था का किसी अन्य देशों की या दूसरे देश के शासन व्यवस्था का तुलना करने की पद्धति को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था का, विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था का आपस में तुलना करना होता है। यानी कि विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था का जब आपस में तुलना किया जाता है, जब अध्ययन करने के लिए हम किसी एक देश की शासन व्यवस्था का किसी अन्य देश की शासन व्यवस्था का, किसी एक देश की शासन का किसी अन्य देशों की शासन व्यवस्थाओं के साथ जब हम तुलना करते हैं, तो कहीं के हम क्या करते हैं, उनमें कंपैरिजन करते हैं। यानी कहीं के उसी तुलना को हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। और जब हम तुलनात्मक राजनीति को अगर मैं संक्षेप में कहूँ, अगर शॉर्ट में बोलूँ, तो एक राजनीतिक व्यवस्था का, एक राजनीतिक व्यवस्था का अन्य राजनीतिक जो व्यवस्थाएं होती हैं, उनके जो तरीकों में कहीं के हम तुलना के तरीकों, तुलनात्मक तरीके के पद्धति, यानी एक राजनीतिक व्यवस्था का अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, तुलनात्मक तरीकों को अपनाते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, तुलनात्मक पद्धति बोला जाता है। अब हम बात करें तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। यानी कहीं कहीं जो तुलनात्मक राजनीति या हम बात करें कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है, या तुलनात्मक जो राजनीति, वो स्वतंत्र विषय के रूप में या आज़ाद विषय, स्वतंत्र विषय, इंडिपेंडेंट विषय के रूप में कहीं कहीं इसकी शुरुआत करें। देखो, अगर मैं बात करूं, जब भी हम तुलना करते हैं, अगर हम पॉलिटिकल साइंस में अगर मैं बात करूं, तो पॉलिटिकल साइंस में जब देखते हैं, जब हम थिंकर देखते हैं, थिंकरों में कहीं कहीं अगर हम बात करें तुलनात्मक सिद्धांतों की, राजनीतिक सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत में हम देखते हैं स्वतंत्रता पर किसने क्या विचार दिए, समानता पर किसने क्या विचार दिए, या अगर हम बात करें नागरिकता पर किसने, तो कहीं कहीं चाहे हम राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़े, तो उसमें भी हमें कहीं कहीं तुलना ही देखने को मिलती है। एक थिंकर की जो सोच है, वो दूसरे थिंकर से कहीं कहीं अलग मिलती है। उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ, जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी कहीं कहीं हम एक देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दूसरे देशों के राष्ट्रीय संबंधों से पढ़ते हैं। यहीं कहीं कहीं अगर हम राजनीतिक विज्ञान के अन्य चीज़ों पर देखें, जैसे हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं, या हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम विभिन्न देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, उनमें भी कहीं के हम तुलना करते, कंपैरिजन करते हैं। उसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि जब हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं, अलग अलग जो पॉलिटिकल थ्योरियां जो हैं, उसमें भी कहीं कहीं हम कंपैरिजन करते हैं। यानी स्वतंत्रता पर किसी ने कुछ बात बोली है, किसी ने कुछ बात बोली, तो उसमें भी कहीं कहीं हमें कंपैरिजन, यानी कहीं कहीं हम उसमें भी कहीं कहीं तुलना के तरीकों को अपनाते हैं। उसी प्रकार अगर मैं किसी एक देश की शासन व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए, किसी एक देश की शासन व्यवस्था का देख करके किसी अन्य देश की शासन व्यवस्था को अध्ययन करते हैं, तो कहीं कहीं हम उसमें तुलनात्मक तरीकों को अपनाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, तुलनात्मक राजनीति बोला जाता है। देखिए आगे, देखिए तुलनात्मक राजनीति केवल आधुनिक विज्ञान की देन नहीं है। या अगर हम बातें कि जो तुलनात्मक राजनीति हो रही, कोई आधुनिक विज्ञान की देन नहीं, बल्कि तुलनात्मक जो राजनीति है बहुत पहले से कहीं कहीं शुरू हो गए थे। अगर तुलनात्मक राजनीति के विकास की गाथा की बात करें, तो इसकी अरस्तु से कहीं कहीं प्रारंभ हो जाती है। अगर हम बात करें, तो अरस्तु ने ही सबसे पहले लगभग 158 देशों के संविधान का उसने अध्ययन किया था। अरस्तु की अगर हम बात करें, जो पॉलिटिकल साइंस के क्या माने जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के पिता माने जाते हैं, अगर कहीं तो कहीं उसको गुरु माने जाते हैं। अगर हम अरस्तु की बात करें, जो पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े थिंकर और कहीं कहीं पॉलिटिकल साइंस के राजनीतिक विज्ञान के पिता माने जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले ही लगभग 158 देशों का संविधानों की उन्होंने अध्ययन किया था। और इस अध्ययन में उन्होंने कहीं के तुलनात्मक, यानी कहीं को उन्होंने तुलना की थी, और तुलना करने के बाद उन्होंने 3 प्रकार के शासन बताए थे। अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर अरस्तु की बात है, तो अरस्तु ने ही सबसे पहले कहीं के तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत की। और उसके बाद से तो देखें तो बहुत सारे विचारकों ने, जैसे हम बात करेंगे मैकियावेली हैं, मोंटेस्क्यू हैं, मार्क्स ने, तो सबने कहीं कहीं उनकी राजनीति में अगर बात करें, तो कहीं के उनके तुलनात्मक या तुलना हमें उसमें कहीं कहीं देखने को मिली। यानी तुलनात्मक राजनीति की अगर मैं बात करूं, तो अरस्तु की, जैसे मैंने आपको, अरस्तु का योगदान काफ़ी
महत्वपूर्ण माना था। और अरस्तु ने जब से पहले राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक, और अरस्तु ने उनकी जो बुक है पॉलिटिक्स, उसमें ही कहीं कहीं उन्होंने अध्ययन करके बता दिया था कि शासन के तीन ही तरीके हैं, तीन ही प्रकार का कहीं कहीं उन्होंने बताया था, तीन ही प्रकार का कहीं कहीं शासन पाया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने जो तीन प्रकार के शासन बोले बताए थे, आज भी उसे तीन प्रकार के शासनों को हम कहीं कहीं पढ़ते हैं। जिस प्रकार उन्होंने बताया था कि कहीं पर लोकतंत्र होता है, लोकतांत्रिक शासन उन्हें बताया, या फिर उन्होंने बताया कि जहाँ पर किसी व्यक्ति की सरकार होती है, या एडमिनिस्ट्रेटिव शासन, या उन्होंने बताया कि कहीं कहीं वहाँ पर अगर हम बोले अधिनायकवादी शासन होता था, या उन्होंने बताया राजतंत्र होता। आज भी इन्हीं तीन प्रकार के कहीं कहीं अगर देखें तो हम जो बात देखें तो राजनीतिक जो व्यवस्थाएं, इसी तीन प्रकार की हमें राजनीतिक व्यवस्थाएं आज भी देखने को मिल रही। तो अरस्तु ने सबसे पहले 158 देशों के संविधानों की चर्चा की, और उस संविधानों का अध्ययन करने के बाद उसने बताया कि कहीं कहीं तीन ही प्रकार की पद्धतियां पाई जाती हैं, और आज भी हम उन्हीं तीन प्रकार की पद्धतियों को दें। और उसकी इन बात में जो अरस्तु ने तुलना की थी, उसमें भी उन्होंने तुलनात्मक शब्द का कहीं कहीं समय बेस किया था। और अरस्तु के बाद से अगर हम बात करें, जैसे अरस्तु के बाद जैसे मैकियावेली है, मोंटेस्क्यू है, मार्क्स, इन्होंने भी कहीं कहीं तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया। और एक लंबे समय विकास के दौर के बाद कहीं कहीं तुलनात्मक राजनीति गुजरती रही, और तुलनात्मक राजनीति अपनी वर्तमान अवस्था में कहीं कहीं हमारे सामने पहुंची। तुलनात्मक राजनीति में अगर देखें तो अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहे, और आज हम तुलनात्मक राजनीति को हम सभी लोग एक स्वतंत्र विषय के रूप में, यानी एक इंडिपेंडेंट टॉपिक के रूप में, या अगर बोलो तो एक इंडिपेंडेंट चैप्टर के रूप में कहीं हम तुलनात्मक राजनीति को, यानी एक हम स्वतंत्र विषय के रूप में कहीं कहीं इस तुलनात्मक राजनीति को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जब एक क्वेश्चन आएगा, आप सभी लोग तुलनात्मक राजनीति तो समझ ही गए हैं कि तुलनात्मक राजनीति हो गया। जब भी सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी? भूमिका लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या आपको लिखना पड़ेगा कि भूमिका लिखनी पड़ेगी, यानी तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? भूमिका लिखेंगे। तो भूमिका में क्या लिखते हैं? तुलनात्मक राजनीति आधुनिक विज्ञान की देन है। यानी अगर हम तुलनात्मक राजनीति की अगर मैं चर्चा करूं, जो तुलनात्मक राजनीति है वो कहीं कहीं आधुनिक विज्ञान की देन है, वर्तमान समय की देन है। लेकिन इसके जो शुरुआत हुई कहीं कहीं हमने देखा था कि कहीं कहीं पुरातन काल से बहुत पहले से ही कहीं कहीं इसकी शुरू हुई। तुलनात्मक राजनीति में हम संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, सरकारों का अध्ययन करते हैं, संविधानों की कहीं कहीं हम क्या करते हैं? इनमें तुलना करते हैं। तुलनात्मक राजनीति एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमारे घर बैठे बिठाए, यानी कहीं जब हम तुलना करते हैं हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे बिठा ही कहीं कहीं तुलना कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं। और कहीं कहीं हम विभिन्न देशों की शासन प्रणाली का अध्ययन करके कहीं कहीं हम बता सकते हैं कि अगर कहीं के शासन प्रणाली में क्या दिक्कत है, क्या ये अध्ययन पुरातन काल से ही चला रहा है। मैंने वही बताया कि कहीं कहीं जो तुलनात्मक राजनीति है कोई आज आधुनिक विज्ञान की देन नहीं है। आधुनिक विज्ञान में इसका क्षेत्र जरूर बढ़ गया है, लेकिन बहुत पहले से तुलनात्मक राजनीति कहीं कहीं हमें देखने को मिल रही है, और तुलनात्मक राजनीति को कहीं कहीं हम देख रहे हैं। और इसका जो क्षेत्र है आधुनिक समय में, इसका क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन द्वारा हम कहीं के विभिन्न देशों की जनता के आचरण क्या है, उनके आचरण क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, या राजनीतिक आदर्श क्या हैं, या उनमें भिन्नताओं को हम कहीं कहीं जान सकते हैं। यानी तुलनात्मक राजनीति के द्वारा हमारे शासन में क्या कमियां हैं, उन कमियों को भी कहीं कहीं जाना जा सकता है। यानी जब हम तुलनात्मक तरीकों को अपनाते हैं तो तुलनात्मक तरीकों को अपना करके कहीं कहीं हम अपनी शासन पद्धति में, हमारे यहाँ पर जो शासन चल रहा है, जो सरकार चल रही है, उनमें किस प्रकार की कमी है या किस प्रकार की समस्याएं बनी है, उन समस्याओं का हम अध्ययन करके उन समस्याओं को भी कहीं कहीं हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगली हम बात करें वर्तमान समय में तुलनात्मक राजनीति का अगर अध्ययन की बात करें तो इतना इसका महत्व बढ़ गया, इतना महत्व बढ़ गया है कि तुलनात्मक राजनीति को हम एक स्वतंत्र विषय के रूप में कहीं कहीं, जिस प्रकार अरस्तु ने 158 देशों के संविधान को पढ़ा, और कहीं कहीं ये जो पूरी तुलनात्मक राजनीति को कहीं कहीं संक्रमण काल से कहीं कहीं गुजरती हुई आज हमारे सामने तक एक स्वतंत्र विषय के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं। जैसा मैंने आप सभी को बताया था, तुलनात्मक राजनीति में अगर मैं बात करूं, जैसे हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हैं, तो उसमें भी कहीं कहीं हम तुलना करते हैं, उसमें भी कहीं कहीं हमें तुलना की पद्धतियां कहीं कहीं हमें दिखाई देती है, और स्वतंत्र विषय के रूप में आज है। प्रत्येक विषय के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए तुलनात्मक अध्ययन करना अनिवार्य है। यानी प्रत्येक विषय, हर चैप्टर के लिए, जब तक आप किसी चीज का अध्ययन कहीं कहीं स्रोतों के आधार पर या तुलना के आधार पर, कंपैरिजन के आधार पर नहीं करेंगे, तब तक उसमें वैज्ञानिकता नहीं आएगी। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर वैज्ञानिकता लानी है तो कहीं कहीं उसमें तुलनात्मक, यानी कहीं कहीं आपको तुलना करनी पड़ेगी और कंपैरिजन करना ही पड़ेगा, तभी हमें कहीं कहीं पता चलेगा कि तुलनात्मक राजनीति क्यों कितनी जरूरी है और कितनी ही परम आवश्यक है। आगे देखिए, तुलनात्मक राजनीति होती क्या? सबसे पहले आपने क्या लिखा? भूमिका लिखा। उसके बाद हम क्या लिखें? तुलनात्मक राजनीति को लिखेंगे। यानी तुलनात्मक राजनीति
लिख सकते हैं। ठीक, आगे लिखो। एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करने की पद्धति या तुलना करने की प्रणाली को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। यानी किसी एक देश की शासन प्रणाली को अन्य देश की शासन प्रणाली से तुलना करने की पद्धति को हम तुलनात्मक राजनीति, यानी जब हम किसी एक देश, मान लीजिए हम भारत में हैं, यानी भारत की राजनीतिक व्यवस्था का हम चीन की राजनीतिक व्यवस्था से क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, तुलनात्मक राजनीति कर रहे हैं। अब बात करेंगे, अगली जो हेडिंग लिखेंगे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति का जब आप अर्थ लिखेंगे उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं की तुलना की जाती है। इसमें क्या लिखेंगे, तुलनात्मक राजनीतिक अर्थ में क्या लिखेंगे, तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना की जाती है तथा इसके अंतर्गत विभिन्न देशों की राजनीतिक कार्यों का, राज्यों के कार्यों का, संगठन संस्थाओं का और नीतियों का, राजनीतिक दलों का और दबाव समूहों का भी कहीं कहीं अध्ययन किया जाता है। यानी कहीं कहीं तुलनात्मक राजनीति का जब आप अध्ययन करेंगे, यानी देखो तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विशाल है, और कहीं कहीं तुलनात्मक राजनीति का जब हम अध्ययन करते हैं तो कहीं कहीं हम विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं का, या हम बात करें दबाव समूहों का, राजनीतिक दलों का, पॉलिटिकल पार्टियों का, या हम बात करें वहाँ पर वोटिंग बिहेवियर क्या है, मतदाताओं का रुझान क्या है, या सरकारी संस्थानों का, गैर सरकारी संस्थानों का, यानी कहीं कहीं इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ थिंकरों की बात करेंगे, जैसे एडवर्ड फ्रीमैन के द्वारा तुलनात्मक राजनीति क्या रही। एडवर्ड फ्रीमैन क्या कहते हैं, उन्होंने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा क्या दी है, देखिए उसको देखते हैं क्या रहे। एडवर्ड फ्रीमैन एक राजनीतिक विचारक थे जिनका मत था तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों की तुलना तथा विश्लेषण करता। यानी एडवर्ड फ्रीमैन एक कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति क्या, तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है वो कहीं न कहीं राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों की ही तुलना का विश्लेषण है। उन्होंने बोला कि जो तुलनात्मक राजनीति है वो कहीं न कहीं बात करें तो राजनीतिक जो संस्थाएं होती या जो सरकारें होती उनका ही मात्र एक विश्लेषण ही मात्र उन्होंने माना। बल्कि आरसी का क्या कहना, आरसी जो हमारे एक थिंकर है, आरसी, अगर उन आरसी की बात करेंगे, आरसी मैकडीज का क्या कहना था, उन्होंने बोला था तुलनात्मक अध्ययन में राजनीतिक मूल्यों का, बात करें विश्वासों का, सरकारों का, संस्थानों का और कहीं कहीं सिद्धांतों का और विभिन्न विधाओं का कहीं कहीं इसमें तत्व पाए जाते हैं, इसकी हमें कहीं कहीं उपस्थिति देखने को मिलती है। तो कहीं न कहीं ये दोनों विचारक बात करें तो तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं तुलनात्मक राजनीति जिन वेल्ड के अनुसार मैं बताऊं तो राजनीति वर्तमान विश्व में विभिन्न सरकारों के अध्ययन है, और इनमें तीन बातों को उन्होंने कहीं कहीं महत्वपूर्ण माना था। यानी जिस प्रकार से हम बात करें तुलनात्मक राजनीति का जब भी अध्ययन किया जाता तो हम क्या करते हैं, विभिन्न देशों की विधान पालिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का कहीं कहीं अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात करें कि कहीं कहीं वहाँ के राजनीतिक आचरण क्या है, वोटिंग बिहेवियर क्या है, राजनीतिक दल कैसे हैं, दबाव समूह है, कहीं कहीं चुनाव प्रणालियाँ कैसे, उनका भी कहीं कहीं अध्ययन किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो कानून के शासन कैसा, कानून कैसा, उसका भी कहीं कहीं अध्ययन किया जाता है। तो कहीं कहीं अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो कहीं कहीं तुलनात्मक राजनीति की जो परिभाषा यहाँ पर लिख रखी, इस परिभाषा का आप सब लोग जरूर लिख के आइए। देखो यहाँ पर दोनों विचारक कह रहे हैं, पहला जो हमारे विचारक हैं एडवर्ड फ्रीमैन कह रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में केवल राजनीतिक संस्थाओं का और सरकारों का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने कहेंगे वो तुलनात्मक सरकार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, एक बार करके तुलना कहीं कहीं हम वहाँ पर एक सरकार का दूसरी सरकार से अध्ययन करते हैं, कहीं कहीं संवैधानिक संस्थाओं का कहीं कहीं अध्ययन किया जाता है। बल्कि वहीं आरसी मैकडीज क्या कह रहे हैं, आरसी मैकडीज कह रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक मूल्यों का भी अध्ययन किया जा रहा, विश्वासों का भी किया जा रहा, सरकारों का किया जा रहा, संस्थाओं के किया, यानी आरसी मैकडीज क्या कर रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति में सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार के जो संस्थान होते हैं, उन दोनों प्रकार के संस्थानों का कहीं कहीं अध्ययन किया जा रहा। देखो तुलनात्मक राजनीति में कुछ विचारकों ने माना था तुलनात्मक राजनीति में मात्र और मात्र सरकारों का ही अध्ययन किया जा रहा, लेकिन कहीं कहीं जैसे जैसे तुलनात्मक राजनीति बढ़ी वैसे वैसे तुलनात्मक राजनीति पर अगर मैं चर्चा करूं तो कहीं कहीं सरकारी और गैर सरकारी संस्थान, यानी सरकारी संस्थाओं का मतलब जैसे शुरू के जो तुलनात्मक राजनीति होती थी वो मात्र कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका का ही कहीं कहीं अध्ययन किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे तुलनात्मक राजनीति बढ़ी वैसे वैसे अगर हमने राज्य के कार्यों का, दबाव समूहों का, राजनीतिक दलों का, वोटिंग बिहेवियर का, चुनाव प्रणालियों का, इलेक्शन कमीशन का, अन्य सरकारी जो संस्थान थे उनका भी कहीं कहीं अध्ययन हमने कहीं कहीं करना प्रारंभ कर दिया। अब बात करें तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और इसका विकास कैसा। अगली जो हम हेडिंग लिखेंगे
तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और इसका विकास कैसा है। ध्यान दीजिए, तुलनात्मक राजनीति का मात्र आधुनिक युग की देन नहीं है, बल्कि इसकी जो शुरुआत है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये बहुत पुरातन काल से, बहुत ही पुराने टाइम से कहीं के तुलनात्मक राजनीति का आरंभ हो गया था। तुलनात्मक राजनीति के प्रारंभ विद्वान अरस्तु ने किया था, जिन्होंने लगभग 150 देशों यानी 158 देशों के संविधान की उसने कहीं कहीं तुलना की थी और कहीं कहीं उन्हें तुलना की गई, और जिसके पश्चात राज्यों के विचारों की नींव पड़ी, और कहीं कहीं इसके बाद बहुत से विचारकों ने नवीन नवीन परिवर्तन किया और कहीं कहीं उन्होंने कई प्रकार के विचार किए। और इसमें जैसे हमने कुछ राजनीतिक विचारक जैसे मैकियावेली हैं, सिसरो हैं, फाइनर हैं, मोंटेस्क्यू हैं, इन लोगों ने भी कहीं न कहीं इस तुलनात्मक राजनीति का कहीं न कहीं उन्होंने अध्ययन किया। अगर जैसे मोंटेस्क्यू की मैं बात करूं तो मोंटेस्क्यू ने एक बात बोला था, ध्यान दीजिएगा, मोंटेस्क्यू वो बोलते हैं ब्रिटेन और फ्रांस के संविधानों की उसने तुलना की और शक्ति का सिद्धांत दिया था। मोंटेस्क्यू की अगर मैं बात करूं तो उसने क्या किया था कि मोंटेस्क्यू ने एक काम किया था, उसने क्या किया, ब्रिटेन और फ्रांस के संविधानों की उसने तुलना की थी और शक्ति का सिद्धांत दिया था। दूसरी हम बात करें लॉर्ड ब्राइस की बात करेंगे, इसमें लिखा नहीं, लिख लीजिएगा, लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं। लॉर्ड ब्राइस ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सफल तत्व बताया। यानी अगर मैं लॉर्ड ब्राइस की बात करूं तो उन्होंने जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया था, उन्होंने बताया था कि जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, जहां पर चुनी हुई सरकारें होती हैं, उन सरकारों की उन सफलताओं के तत्व बनाए। जबकि फाइनर की बात करूं तो फाइनर ने भी कहीं कहीं तुलनात्मक राजनीतिक पद्धति को ही कहीं कहीं उन्होंने अपनाया था। यानी अरस्तु की बात करूं तो अन्य विचारकों को भी कहीं कहीं आपको इसमें ऐड करना पड़ा। इसी प्रकार अरस्तु से लेकर वर्तमान समय तुलनात्मक अध्ययन की विकास और प्रक्रिया निरंतर कार्यरत और सुचारू रूप से अभी भी चल रही। अरस्तु के पश्चात अन्य विचारक जैसे मोंटेस्क्यू हैं, लॉर्ड ब्राइस हैं, सिसरो हैं, मार्क्स हैं, मैकियावेली ने अपने विचारों का प्रकट किया तथा इस तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को कहीं न कहीं इन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। यानी अगर हम बात करें तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक में देखें तो कहीं के अन्य विचार, जैसे मैंने मोंटेस्क्यू की बात की तो उसने ब्रिटेन और फ्रांस की कहीं का उसने अध्ययन किया, संविधानों की उसने तुलना की और कहीं के उसने शक्ति का संविधान दिया। किसने दिया? मोंटेस्क्यू ने। जबकि लॉर्ड ब्राइस की चर्चा करेंगे तो उसने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया और उसने बताया कि जो लोकतांत्रिक शासन होता है, जहां पर चुनी हुई सरकारें होती हैं, जहां पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें होती हैं, वो सरकारें कहीं कहीं ज़्यादा कामयाब हैं और कहीं कहीं हम कह सकते हैं यानी उसके सफलता के उसने तत्व बताए थे। दूसरा जैसे फाइनर की बात करेंगे, फाइनर ने भी कहीं कहीं तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया था और उसने भी अपनी प्रणाली में कहीं कहीं तुलनात्मक शब्द का कहीं कहीं उसने प्रयोग किया है। ठीक है, बल्कि अरस्तु की भी आप चर्चा करें, उसने लगभग 158 देशों की संविधानों की चर्चा की और उसने अपनी बुक पॉलिटिक्स में कहीं कहीं इस सारे अध्ययनों को कहीं कहीं उसने लिख रखा और उसने कई सारे प्रश्न उठाए थे और उन सारे प्रश्नों का उसने कहीं कहीं समाधान किया। अरस्तु ने ही राजनीतिक शास्त्र में तुलनात्मक राजनीति को कहीं कहीं एक स्वतंत्र विषय दिलाने में या स्वतंत्र विषय कहीं कहीं उसने बहुत सारे उसने महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम बात करेंगे, अगली चर्चा करेंगे तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में क्या अंतर होता है। तो तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में क्या अंतर होता है, हम उनकी चर्चा। देखो, तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत विशाल क्षेत्र माना जाता है, जबकि तुलनात्मक सरकार का जो क्षेत्र है बहुत छोटा और संकुचित क्षेत्र माना जाता है। पहले हम बात करें तुलनात्मक राजनीति का। ठीक है, हम किसकी चर्चा करेंगे? तुलनात्मक राजनीति का। देखो, राजनीति से जुड़े दोषों का अध्ययन किया, यानी तुलनात्मक राजनीति में ऐसे हैं कि तुलनात्मक राजनीति में सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों प्रकारों के कहीं कहीं तुलनात्मक राजनीति में से जुड़े दोषों का अध्ययन किया। यानी तुलनात्मक राजनीति में राजनीति से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है तथा सभी क्षेत्रों का विश्लेषण भी भली भांति किया जाता है। देखो, आप तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में बेसिक यही समझ लिए कि तुलनात्मक राजनीति में हम कहीं न कहीं उसका जो क्षेत्र है बहुत विशाल है। इसमें हम सरकारों का भी अध्ययन करते हैं, संविधानों का भी अध्ययन करते हैं, कानूनों का भी अध्ययन करते हैं और कहीं न कहीं हम दबाव समूह का अध्ययन करते हैं, गैर सरकारी संस्थान उनका भी कहीं न कहीं अध्ययन करते हैं। यानी कहने का मतलब है इसमें हम सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार के कहीं न कहीं चीज़ों का कहीं न कहीं अध्ययन करते हैं। जैसे हम राज्य के कार्यों का अध्ययन करते हैं, राज्य के संगठन का अध्ययन किया जाता है, राज्य की नीतियां कैसे उनका भी अध्ययन किया जाता है, उसके अंतर्गत जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं, ये कहीं न कहीं राजनीतिक जो तुलनात्मक राजनीति उसमें कहीं न कहीं अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें सरकारी और गैर सरकारी
संस्थानों का अध्ययन किया जाता है, संस्थानों का, संविधानों का और उनकी कहीं न कहीं नीतियाँ क्या हैं, यानी कहीं न कहीं सरकार की नीतियाँ क्या हैं, वो उनका भी कहीं न कहीं अध्ययन किया। तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक क्षेत्र है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो तुलनात्मक राजनीति है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है और तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें राजनीति में सभी विषयों को सम्मिलित कर लिया जाता है और कहीं कहीं उनकी तुलना व्यापक स्तर पर की जाती है। और हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति में संस्थाओं, यानी संस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा, नीतियों का अध्ययन किया जाएगा, सरकार के कार्यों का अध्ययन किया जाएगा और कानूनों का भी कहीं न कहीं इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी तुलनात्मक राजनीति की अगर मैं कहीं न कहीं चर्चा करूँ कि राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन से हम विभिन्न देशों के संविधानों की तुलना करते हैं अन्य देशों से, या विभिन्न देशों की संस्थाओं की तुलना करते हैं अन्य देशों से, बल्कि हम सरकारों की जो कार्य होते हैं उनके कार्यों की भी तुलना करते हैं। हम दबाव समूहों की तुलना दूसरे देशों की दबाव समूह से करते हैं, सरकार के कार्यों की तुलना और संगठनों जो गैर सरकारी संगठन उनकी भी कहीं हम तुलना करते हैं। यानी तुलनात्मक राजनीति का मतलब है, तुलनात्मक राजनीति में हम सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार की जो संस्थानें होती हैं उनका कहीं कहीं अध्ययन करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, तुलनात्मक राजनीति बोलते हैं। ठीक है, अगली हम चर्चा करेंगे, अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी, तुलनात्मक सरकार क्या है। हमने अभी देखा तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, अब हम देखेंगे तुलनात्मक सरकार क्या होती है। हम ही आपको बताया तुलनात्मक राजनीति। देखो, तुलनात्मक राजनीति में हम सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार के संस्थानों का कहीं कहीं अध्ययन करते हैं और दोनों प्रकार के संस्थानों का अध्ययन किया। लेकिन जब तुलनात्मक सरकार देखो, तुलनात्मक सरकार में केवल और केवल सरकारी संस्थानों का, 3 सरकारी संस्थानों का अध्ययन किया जाता है। यानी तुलनात्मक जो सरकार है उसका जो क्षेत्र है बहुत ही संकुचित क्षेत्र है, यानी सरकारों से संबंधित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। सरकारों से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे हम इसमें कार्यपालिका का अध्ययन करते हैं, न्यायपालिका का अध्ययन करते हैं और विधान पालिका का ही अध्ययन किया जाता है। यानी तुलनात्मक सरकार का मतलब होता है कि मात्र और मात्र सरकारी संस्थानों का ही कहीं कहीं अध्ययन किया जाता है। यानी कहीं कहीं तुलनात्मक सरकार में मात्र और मात्र सरकारी संस्थानों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम चर्चा करेंगे किस संस्थानों का, जैसे बात करें न्यायपालिका की, कार्यपालिका की और विधान पालिका की। यानी कार्यपालिका का मतलब जैसे हम कैबिनेट हो गई, विधान पालिका जैसे हमारी संसद है, न्यायपालिका जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं। तो कहीं कहीं सरकारी संस्थानों का ही अध्ययन किया जाता है, बल्कि गैर सरकारी संस्थानों का इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। और इसका जो क्षेत्र है बहुत ही संकुचित क्षेत्र है, यानी सरकारों से जुड़े जो संबंधित क्षेत्र हैं उनका अध्ययन किया। यानी तुलनात्मक सरकार में मात्र सरकार से संबंधित भिन्न भिन्न क्षेत्रों का विश्लेषण ही अध्ययन किया, यानी सरकारी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक सरकार में मात्र सरकारी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका का ही कहीं कहीं अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तुलनात्मक सरकार का जो क्षेत्र है वो बहुत कहीं कहीं हमें संकुचित, जो मैंने आपको पहले, यानी तुलनात्मक सरकार जो होती है उसका जो क्षेत्र है बहुत ही संकुचित माना जाता है। यानी तुलनात्मक जो सरकार होती है उसका जो क्षेत्र है उसको क्या माना जाता है, बहुत ही संकुचित माना जाता है। अर्थात मैं बोलूँ कहीं तुलनात्मक सरकार का जो क्षेत्र है बहुत ही छोटा माना जाता है। देखो, तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति, देखो तुलनात्मक सरकार में हम मात्र और मात्र सरकारी संस्थानों का अध्ययन करते हैं, बल्कि तुलनात्मक राजनीति में हम सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार के इंस्टीट्यूटों यानी संस्थानों का कहीं कहीं हम अध्ययन करते हैं। अब देखो, आपको यहाँ से मिलेगा कि कहीं कहीं ये भी आप देखो, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर। तो आप ऐसे भी बना करके लिख सकते हैं, तुलना, एक साइड लिखे तुलनात्मक राजनीति और दूसरी तरफ लिखिए आप तुलनात्मक सरकार कहते हैं। यानी एक तरफ आपको क्या लिखना होगा, तुलनात्मक राजनीति, और दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे, तुलनात्मक सरकार। यानी तुलनात्मक राजनीति में हम जैसे राजनीति से जुड़े क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरा तुलनात्मक राजनीति क्या है, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों का अध्ययन किया जाता है। संस्थान का उनका से सरकार से जुड़े कार्यों का, सरकार से जुड़ी नीतियों का और सरकार से जुड़े संस्थानों का, दबाव समूह का, राजनीतिक दलों का, वोटिंग बिहेवियर का, इन सब का अध्ययन किया। तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र होता है बहुत व्यापक क्षेत्र है, क्योंकि सरकार से संबंधित क्षेत्रों और सरकार गैर सरकारी क्षेत्रों का भी कहीं कहीं अध्ययन किया जाता है। बल्कि जब हम तुलनात्मक सरकार में चलेंगे, तुलनात्मक सरकार में मात्र सरकारों से संबंधित जो क्षेत्र होता है उनका अध्ययन किया जाता है, मात्र सरकारी संस्थानों का ही अध्ययन होगा। इसमें हम कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका का ही अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक सरकार का जो क्षेत्र होता है काफ़ी संकुचित होता है, क्योंकि इसमें मात्र सरकारी संस्थानों का ही कहीं कहीं अध्ययन किया जाता है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक सरकार में, और इस प्रकार से आप
टेबल के रूप में भी इसको बनाने का जरूर प्रयास कीजिए। ठीक है, जैसे इसमें पीडीएफ में बता रखा है, आप इसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप पूरा क्वेश्चन को कहीं न कहीं लिखने का प्रयास कीजिए और आपके बहुत ही ज़्यादा नंबर आएंगे। अगला हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता क्या है, यानी तुलनात्मक राजनीति जो है उसकी उपयोगिता, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो जरूरत क्यों पड़ी। यानी तुलनात्मक राजनीति, देखिए तुलनात्मक राजनीति का जो प्रयोग किया जा रहा है उसकी उपयोगिता क्या है, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है। देखो तुलनात्मक राजनीति का जब हम अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के द्वारा हम अपनी शासन व्यवस्थाओं में सुधार कर सकते हैं। देखो जब हम अपनी शासन व्यवस्था का किसी अन्य देश की शासन व्यवस्था से कंपैरिजन करेंगे या तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी शासन व्यवस्था में किस प्रकार की कमियां हैं या हमारी शासन व्यवस्था में किस प्रकार की प्रॉब्लम और समस्याएं, उन प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। जब हम दूसरी शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे तब हमें कहीं न कहीं पता चलेगा कि हमारी शासन व्यवस्था में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं और उनको कैसे दूर करना है। यानी शासन व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। नई पद्धति की खोज की, यानी जब हम तुलना करेंगे या कंपैरिजन करते हैं तो क्या पता हम तुलना कर रहे हैं और राजनीतिक अध्ययन के द्वारा हम किसी नई शासन पद्धति या नई चीज़ों का कहीं कहीं हम ग्रहण कर सकते हैं, नई जानकारी मिल सकती है और नई नई पद्धतियों की भी शुरुआत। जब आप तुलनात्मक राजनीति करेंगे क्या पता आप तुलना की कोई नई पद्धति या कोई नया मेथड भी कहीं कहीं यूज कर लें, तो कहीं कहीं तुलनात्मक राजनीति के द्वारा नई प्रकार की जो पद्धतियां होती या नई प्रकार की जो पद्धति है तुलनात्मक राजनीति में, उन पद्धतियों का भी कहीं कहीं शुरुआत हो सकती है। यानी नई पद्धतियों खोजने में भी कहीं कहीं तुलनात्मक राजनीति का जो उपयोगिता वो भी कहीं कहीं सहायक है। अगला बात करें, सिद्धांत निरूपण के लिए तुलना की जाती है, यानी कहीं कहीं कोई सिद्धांत बनाने के लिए क्या हो सकता है, सिद्धांत निरूपण के लिए तुलना की जाती है। यानी विभिन्न देशों तथा कार्यप्रणालियों का अध्ययन केंद्रित रखते हुए हम तुलना राजनीतिक विश्लेषण द्वारा हम सिद्धांतों का भी निर्माण, यानी जब हम एक देश की तुलना दूसरे देश की संविधान की तुलना से कर रहे हैं या एक देश की शासन व्यवस्था की तुलना दूसरे देश की शासन व्यवस्था की तुलना कर रहे हैं, जिस प्रकार हम नई पद्धति को खोज करते सकते हैं उसी प्रकार हम क्या पता किसी नए सिद्धांत की खोज कर दें, नई बातें निकाल। यानी कहीं तुलनात्मक राजनीति का जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या हम नए सिद्धांतों की खोज कर सकते हैं और नई पद्धति की खोज में कहीं कहीं सहायक हो सकता है। दूसरी चर्चा करेंगे तुलनात्मक राजनीति के द्वारा हम कहीं कहीं अपनी शासन प्रणाली में जो कमियां हैं, खामियां, उनको कहीं कहीं हम दूर करने का प्रयास कर सकें। क्योंकि जब हम अपनी शासन पद्धति का दूसरे देश की शासन पद्धति से जब उसकी तुलना करेंगे या जब हम उसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, जब हम अपनी देश की शासन व्यवस्था का दूसरी देश की शासन व्यवस्था से तुलना, जब हम अपनी देश की शासन व्यवस्था का किसी अन्य देश की शासन व्यवस्था से तुलना करेंगे, जब अपनी देश की शासन व्यवस्था का किसी अन्य देश की शासन व्यवस्था से तुलना करेंगे, जब अपनी देश की तुलना करेंगे तब कहीं कहीं हमें पता चलेगा कि हमारे देश की शासन व्यवस्था में क्या कमियां हैं, क्या खामियां और क्या चीज़ें हैं। तो कहीं कहीं उनके द्वारा कहीं कहीं उनका अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो कहीं कहीं अपने दूर कर सकते हैं और तुलना के संबंधों की तुलना की, यानी संबंध सुधारने की भी कहीं कहीं हम उसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करेंगे तो मान लीजिए आप तुलना कर रहे हैं, एक देश का अध्ययन के द्वारा दूसरे देश का अध्ययन करें, हम कहीं के तुलना के अध्ययन के द्वारा भी सुधार सकते हैं। यानी मान लीजिए आप अपने देश में कोई कमियां हैं, कोई खामियां हैं, जब हम उस कमी को, मान लीजिए हमारे संविधान में कोई खामियां हैं तो उसके द्वारा कहीं कहीं हम तुलना की जो अन्य पद्धतियों का यूज करेंगे या तुलना के लिए जो हम जिस पद्धति का यूज करेंगे कहीं कहीं उसके द्वारा हम दूसरे देश के जो हमारे राजनीतिक संबंध हैं या राजनीतिक चीज़ें उनमें कहीं कहीं हम सुधार भी कर सकते हैं। यानी संबंधों के लिए तुलना की जाती है, किसी देश से हमें संबंध सुधारने के लिए भी कहीं कहीं हम उसकी क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं या कंपैरिजन किया जा सकता है। ठीक है, यानी राजनीतिक विज्ञान में अगर हम बात करें, जब हम तुलना करते हैं, एक देश की तुलना दूसरे देश की तुलना से करते हैं और कहीं कहीं उपयोगिता क्या है, यानी अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपनी शासन व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, नई पद्धतियों के खोजने में सहायक है, राजनीतिक सिद्धांत का निरूपण के लिए तुलना की जाती है और संबंधों के लिए तुलना की जाती है। यानी तुलनात्मक राजनीति मात्र शासन व्यवस्थाओं संविधानों की तुलना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक देश दूसरे देश के साथ संबंधों की तुलना भी कारगर साबित हो सकती है, जिससे हम संबंधों
को देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जब हम एक देश की तुलना दूसरे देश के करते हैं तो एक देश के रिलेशनशिप दूसरे देश से कैसे हैं उन कहीं कहीं उसका भी अध्ययन करके कहीं कहीं एक देश के जो रिलेशन है दूसरे देश हैं उनमें भी कहीं कहीं हम अपना सुधार कर सकते हैं और कहीं कहीं इसके लिए कहीं कहीं अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगली चर्चा करेंगे तुलनात्मक राजनीति में आने वाली बाधाएं। यानी जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं, जब भी हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं तो उसमें कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं। यानी जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करेंगे तो उसमें किस प्रकार की बाधाएं आती हैं या किस प्रकार की समस्याएं आती है। तो हेडिंग रहेगी तुलनात्मक राजनीति में आने वाली बाधाएं। क्या रहेगी हेडिंग? तुलनात्मक राजनीति में आने वाली बाधाएं। जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं तो उसमें किस प्रकार की बाधाएं आती हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, उनका कहीं के लिए तो सबसे जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या आती है? जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करेंगे तो कहीं कहीं सूचनाओं का और जानकारियों का अभाव मिलता है। जब मान लीजिए आप तुलनात्मक राजनीति करें तो कई देश ऐसे हैं जहाँ से जानकारियाँ मिलना या सूचनाओं मिलना बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। यानी जिन देशों में मान लीजिए कि जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर क्या पता सूचना ना मिले आपको, या ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ की मीडिया उसको स्वतंत्रता नहीं है, क्या पता वहाँ से आपको खबरें ना मिल पाएँ या खबरों का अभाव या सूचनाओं के अभाव के कारण कहीं के तुलनात्मक राजनीति जब हम करते हैं तो उसमें कई प्रकार की इसलिए बाधा है। यानी जैसे आज चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, जैसे किम जोंग उन है, या चाइना जैसे देशों से, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से कहीं कहीं जानकारियाँ मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे देशों जैसे मान लीजिए जब आप तुलना करने बैठे हैं तो कई ऐसे देश हैं जहाँ से जानकारियाँ मिलना या सूचनाएं मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ऐसे जब हम तुलना करते हैं तो क्या इस प्रकार की बाधाएं भी तुलनात्मक राजनीति में देखें तो कहीं कहीं बनी, क्योंकि अन्य देशों से जो सूचनाएं होती है सूचनाएं मिलने में जल्दी सूचनाएं मिलती नहीं और इसके कारण कहीं तुलनात्मक राजनीति में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, या अगर कहें तो प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ देशों से जो जानकारियाँ होती हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती कि वहाँ पर कई प्रकार क्या हो सकता है, वहाँ पर मान लो तानाशाही आ गई हो या क्रूर शासक हो, या क्या पता वहाँ की सरकार रिसोर्सेज या सूचनाओं को देने के ना आपको दिलाए, तो यहाँ पर हमें क्या देखेंगे, यहाँ से सूचनाएं हमें मिलती नहीं है। तो कहीं के तुलनात्मक राजनीति में देखें तो कहीं कहीं बड़ी बाधा आती है। दूसरी हम बात करेंगे जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं तो चरों की संख्या यानी कारकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब ये आप समझें कि कारकों या चरों की संख्या अधिक कैसे है। मान लीजिए जब आप किसी देश का अध्ययन कर रहे हैं, किसी देश में बहुत ज़्यादा राजनीतिक पार्टी हैं, किसी देश में एक ही राजनीतिक पार्टी है, किसी देश में वोटर इतनी बड़ी संख्या में, किसी देश में बहुत कम संख्या में, किसी देश में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, किसी देश में पॉपुलेशन कम है, किसी देश में संविधान में इतने अनुच्छेद लिखे गए, किसी देश में संविधान में कम से कम अनुच्छेद है। तो कहने का मतलब होता है कि जैसे वोटिंग बिहेवियर है, किसी देश में बहुत ही कम वोटर हैं, किसी देश में बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या। तो कहीं कहीं कहने का मतलब है कि विभिन्न देशों में अध्ययन में करते समय हमें हर क्षेत्र में विश्लेषण अध्ययन करने की तुलना करनी चाहिए, और जिसमें जनसंख्या अधिक होने से या मतदाताओं की संख्या ज़्यादा होने से कहीं कहीं हमें समस्या चुनौती का सामना करना। अत्यधिक जनसंख्या वाले राज्यों में लोग के विचारक और मत उनके दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं और राजनीतिक तुलनात्मक अध्ययन में एक बड़ी बाधा आती है। कहने का मतलब है किसी देश में जब मान लीजिए किसी देश में एक पॉलिटिकल पार्टी है, दो पॉलिटिकल पार्टी है, किसी देशों में कई पॉलिटिकल पार्टी हैं यानी बहुदलीय शासन प्रणाली है, तो ऐसे देशों का जब अध्ययन करते हैं तब कहीं कहीं कई प्रकार की बाधाएं या अगर मैं कहूँ कई प्रकार की समस्याएं या कई प्रकार की प्रॉब्लम हमारे सामने वहाँ पर आती। यानी तुलनात्मक राजनीति का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी बाधा यह बनती है कि कहीं कहीं पर कारक बहुत ज़्यादा यानी वोटर बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा, राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा, संस्थाएं बहुत ज़्यादा। किसी देशों में बिल्कुल कम हमें संस्था देखो, किसी देश में वोटर कम है, पोलिंग पार्टियाँ कम है, लेकिन किसी देश में बहुत ज़्यादा पोलिंग पार्टियाँ, बहुत ज़्यादा पार्टियाँ होती। कहने का मतलब है कि कारक यानी चरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कारकों की संख्या हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, जिससे राजनीतिक अगर बात करें राजनीतिक विज्ञान में जो तुलनात्मक राजनीति है, जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं तो उसमें कई प्रकार की समस्याएं या कई प्रकार की प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं। यानी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जानकारियों का अभाव बड़ा हमें देखने में, यानी हमें जानकारियां मिल नहीं पाती। जब हम तुलनात्मक राजनीति करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बाधा यह आती है कि हमें जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, जानकारियों का बहुत ज़्यादा अभाव। दूसरा है कारकों की बहुत ज़्यादा संख्या, कारक बहुत ज़्यादा है, यानी कारक बहुत ज़्यादा है, यानी
कहने का मतलब है कि किसी देश में जनसंख्या कम है, किसी देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, किसी देश में वोटर कम है, किसी देश में वोटर बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण से कहीं कहीं समस्या आती है वो कहीं कहीं करने में। अगला हम लास्ट में हम लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष देखो, जो भी आप क्वेश्चन लिखेंगे सभी में आप भूमिका और निष्कर्ष को जरूर लिखेंगे, और बीच में जितनी भी हेडिंग है उस किसी भी हेडिंग को आपको छोड़ना नहीं। निष्कर्ष में हम क्या लिखें? तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से हम सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहीं के तुलनात्मक राजनीति के द्वारा हम अध्ययन के द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी जो दोनों प्रकार के संस्थान होते हैं उन दोनों प्रकार के संस्थानों से कहीं के हम सूचना जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति के द्वारा हम करके विश्लेषण करके हम पहचान सकते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था में क्या कमियां क्या खामियां हैं। कहीं के उन कमियों और खामियों को कहीं कहीं दूर कर सकते हैं, और कहीं के अपनी शासन व्यवस्था को कहीं कहीं सुधार कर सकते हैं, या हमारी शासन व्यवस्था में किस प्रकार के नियम है कानून है उन नियमों को कानूनों को भी कहीं कहीं हटाया जा सकता है, या नियमों कानूनों में सुधार लाया जा सकता है, और ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे और सुचारू रूप से कर सकते हैं। और राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो तुलनात्मक राजनीति का जिस तरह इसका उपयोग बढ़ा है, जिस तरह इसकी उपयोगिता बढ़ी, और जिस प्रकार आज इसे हम स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, तो आज जो तुलनात्मक राजनीति उसका जो विषय इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आज हम उसे स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। तो ये सारा क्वेश्चन रहा। तो आप सबको जब भी क्वेश्चन आएगा तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, विषय एवं प्रकृति क्षेत्र के बारे में बताइए, या तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार किसे कहते हैं, तो आपको यही सारा क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्वेश्चन यही रहेगा, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र की बारे में व्याख्या कीजिए, या हो सकता है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर बताइए। तो आप सभी को जो मैंने क्वेश्चन लिख करके भेजा है, आपको जो आंसर लिखना होगा इसी प्रकार से ही आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, आपको जो इसका आंसर लिखना पड़ेगा, आपको जो आंसर होगा इसी प्रकार से आपको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो रिप्लाई देना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? भूमिका लिखनी पड़ेगी। फिर आपको लिखना होगा तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं। फिर आप लिखेंगे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा, कई सारे विचारक हैं जिन्होंने इसकी परिभाषा दे रखी है। फिर आप लिखेंगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विकास की, यानी तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किस प्रकार शुरू हुआ, या तुलनात्मक राजनीति में जब अध्ययन शुरू हुआ तो उसमें किस प्रकार की चीज़ें रही, तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र विषय इतना विशाल क्षेत्र कैसे रहा। फिर आप लिखें तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर क्या है, इस डिफरेंस को लिखिए। आप इसको लिख भी सकते हैं, और इस यहाँ पे जैसे मैंने टेबल बना रखी, इस टेबल के रूप में भी आप इसको दिखा सकते हैं। यानी तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार को लिखिए भी, और उसको एक टेबल बना करके भी आप कहीं कहीं इसको लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता क्या, यानी हमारे लिए ज़रूरी क्या है, या तुलनात्मक राजनीति जो हम कर रहे हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरत है, इतनी इसकी ज़रूरत क्यों बढ़ गई, आप इसको भी लिख सकते हैं। और लास्ट में आप लिखते हैं तुलनात्मक जो राजनीति हम पढ़ते हैं उसमें किस प्रकार की बाधाएं आती, किस प्रकार की समस्याएं, किस प्रकार की प्रॉब्लम आते हैं, उन सारी प्रॉब्लम को भी हम कहीं कहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो आप सभी को इसी प्रकार से आंसर पूरा लिखना है। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करना ऐसा ही उत्तर लिखने की कोशिश, जितना मुझे आता था या जितना मैं आपको समझा सकता था, या जितना आसान लैंग्वेज में आसान वर्डों में समझा सकता था इस विषय को आप इसी प्रकार से लिखने की कोशिश कीजिए। विषय बहुत आसान है, सब्जेक्ट बहुत आसान है, और परीक्षाएं आने वाली हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर देख लीजिए, और इन सभी चीज़ों को रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश, जो मैं समझाता हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबरों को अर्जित कर सकें और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिले। तो यही कहूँगा कि आप सभी इसको लिख लीजिए, या समझ लीजिए, सुन लीजिए, और अगर आपको हमारी कक्षाओं में आना है, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं, आप हमारी कक्षाओं में आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सीमित वीडियो रहता है, सीमित समय हमारे पास टाइम रहता है, उस सीमित समय में आपको हमें पूरा रिप्लाई देना रहता है, पूरा उत्तर बताना रहता है। तो इसी प्रकार से लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में अंक अर्जित कर सकें, आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। आपको क्वेश्चन ऐसे ही लिखना, इसी प्रकार से लिखते रहिए। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।